IVM। तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और वर्ल्ड कप की खुमारी लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप की एक प्लेइंग 11 बनाई गई जहां पर कोई भी भारतीय खिलाड़ी अपनी जगह नहीं बना पाया है। इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही के राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बहुत बातचीत की है, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट का जो बुखार है वो थमेगा नहीं। अब बुधवार से न्यूजीलैंड के साथ भारत को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है और दुनिया भर की निगाहें अब इस सीरीज पर भी लगी होंगी कि ये जो नई भारतीय टीम है, एक नई सोच के साथ जो भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी उसमें कितना दम नजर आ रहा है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ, सभा भाई हमारे साथ है, राजकुमार सर हमारे साथ है और एक नई सोच जो भारतीय क्रिकेट में नजर आएगी उस पर बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सेटबैक सभा भाई और है कि जो वर्ल्ड प्लेइंग 11 बनी है वर्ल्ड कप के दौरान एक भी भारतीय खिलाड़ी अपनी जगह नहीं बना पाया है, जो ये दर्शाता है कि कितना स्ट्रगल किया है भारतीय टीम ने यूएई के मैदानों पर। राजीव, ये जो टीम बनाई गई है ये करंट फॉर्म और करंट परफॉर्मेंस को लेकर बनाई गई है। विश्व कप में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा था उन्हीं को लिया गया है और ये सही मापदंड है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है और इसमें पुराने रेपुटेशन या फिर पुराने प्रदर्शन को देखकर टीम नहीं बनाई गई है। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि चूंकि भारत ने अच्छा नहीं किया था इस विश्व कप में, इसी वजह से किसी भी खिलाड़ी का नाम आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से इंस्पायर करना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही दूसरा विश्व कप होने वाला है। वहां पर ना ही केवल ज्यादा नाम आना चाहिए बेस्ट प्लेयर्स में इस तरह की टीम में, पर हमें विश्व कप भी जीतना होगा। राजकुमार सर, आप भी सरप्राइज है, एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं है और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है इस प्लेइंग 11 का। नहीं, मैं बिल्कुल सभा के साथ एग्री करता हूं कि देखिए, जब आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो आप पास परफॉर्मेंस से आईसीसी की टीम में नहीं आ सकते हैं और ये करंट परफॉर्मेंस देखकर बनाई गई टीम है और मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है ये बात, क्योंकि किसी भी भारतीय का ऐसा प्रदर्शन नहीं था जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा हो। तो उसी के मद्देनजर मुझे लगता है ये टीम बनाई गई और बिल्कुल ठीक है बाबर आजम का यहाँ पे कप्तान बनना, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने लीड किया और एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट है ये टूर्नामेंट जीतने की। जिस तरह की परफॉर्मेंस से शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए सेमीफाइनल में, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल डिजर्व करते हैं इस टीम की कप्तानी करना। सभा भाई, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है श्रीलंका के दो खिलाड़ी इस वर्ल्ड 11 में जगह बनाने में कामयाब रहे। असलंका, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, और हसरंगा हसरंगा के बारे में तो चलिए आईपीएल के दौरान से ही चर्चा चल रही थी, बट असलंका ने अपने टैलेंट से, आपको लग रहा है, एक नई सोच रख दी है वर्ल्ड क्रिकेट के सामने और कॉपी बुक स्टाइल में बैटिंग करके भी T20 में रन बना सकते हैं। उनकी बैटिंग को देख के लगा ग्रेस है लेफ्ट हैंडर्स वाला। कितने सारे लेफ्ट हैंडर श्रीलंका प्रोड्यूस करता है राजीव, मुझे तो ये देखकर अजीब सा लगता है। असलंका है, राजपक्षा है, हसरंगा ने अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन ऑलराउंडर वो साबित हो रहे अपनी टीम के लिए। उसके बाद आपको याद होगा जो होम सीरीज हुई थी श्रीलंका भारत के विरुद्ध, वहां पर करुणारत्ने एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में साबित हुए थे। तो इस टीम में कई सारे युवा प्लेयर्स हैं और ये दर्शाता है कि वहां के जो क्रिकेटर्स हैं, जो यंग हैं, वो भी चाहते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलना और शॉर्टर फॉर्मेट में अपनी पहचान बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है श्रीलंका के लिए। मुझे लगता है कि इससे कई सारे जो उनके कलीग्स हैं श्रीलंका के, उनको उनकी भी हौसला अफजाई होगी और ये लगेगा कि उन्होंने जो प्लेयर्स को चुना है कम से कम वो सही रास्ते पे हैं। जी, बाबर आजम कैप्टन है और साथ में अगर हम देखें इंग्लैंड के बड़े ढेर सारे खिलाड़ी, हालांकि फाइनल में नहीं पहुंची राजकुमार सर, कई खिलाड़ी इंग्लैंड के हम देख रहे हैं यहाँ पे। जॉस बटलर है, मोइन अली अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, फिर साउथ अफ्रीका के नौके भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रही है, फाइनल नहीं पहुंची है टीमें। इनके प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? अगर फाइनल नहीं पहुंची तो फिर इनका क्या मापदंड रहा होगा जो उनको जगह दी गई? नहीं राजीव, इनका देखिए आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर आप बटलर की बात करें, मोइन अली ने जिस तरह का ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, और नोकी है तो एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं जो सभी जानते हैं कि वो इस फॉर्मेट में शायद रबाडा को भी बीट कर रहे हैं जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। तो इन सब प्लेयर्स का इस टीम में आना बहुत नेचुरल था और मैं कहूंगा एक अच्छा सिलेक्शन भी है, क्योंकि थॉरोली डिजर्व करते हैं ये प्लेयर इस टीम में आना। तो भाई अब थोड़ी बात, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में सीरीज शुरू हो रही है बुधवार से, और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की नई जोड़ी क्या कुछ करेगी।
कल के राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत ज्यादा तारीफ भी कर दी है रोहित शर्मा की। क्या ये शुरुआत से रोहित शर्मा पे एक्स्ट्रा बैगेज हम दे रहे हैं एक तरह से, जितनी उम्मीदें हम लगा रहे हैं रोहित शर्मा से कि सब कुछ बदल देंगे आके इंडियन क्रिकेट में? ये बैगेज तो हम लोग दोनों पे दे रहे हैं, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पे। मुझे लगता है कि ये राहुल द्रविड़ के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट है। इसके पहले उन्होंने कोचिंग की है, पर वो सिर्फ इंडिया ए और अंडर 19 के लिए किया है। और जब वो इंडिया ए और अंडर 19 के लिए करते थे, और मेरी काफी लंबी उनसे बातें हुई हैं कई मौके पर, तो उनका प्रयास यही रहता था कि उनके लिए, और उस वक्त का जो माहौल था उसमें कोशिश यही थी कि उन्हें हमेशा ये लगता है कि प्रोग्रेस करना चाहिए, पर विनिंग सिर्फ एंड रिजल्ट उनके लिए नहीं था। अंडर 19 और इंडिया ए के जो चाहते थे कि कई सारे प्लेयर्स को मौका मिले, ज्यादा एक्सपोजर मिले, और हर एक खिलाड़ी को उस प्लेटफॉर्म में सीखने का मौका मिले। पर जब आप नेशनल टीम के लिए कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आप हर मैच में फैंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम जीते, और ये बहुत बड़ा बर्डन लाता है आपके ऊपर अगर आप इस बर्डन को ठीक प्रकार से एब्जॉर्ब ना करें तो। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है राहुल द्रविड़ को ये अपने सोच में लाना पड़ेगा कि जब वो भारत के लिए कोचिंग कर रहे हैं और वो भारत के जब हेड कोच हैं, तो हर मैच के ऊपर जो क्रिकेट फैंस हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस है, हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है। और मुझे याद है कि रोहित शर्मा ने काफी समय गुजारा था एनसीए में, जब वो चोटिल हुए थे और रिहैब में, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि जैसे मुझे खबर मिलती रहती थी कि काफी समय गुजारा है इन दोनों ने, तो मुझे लगता है कि काफी समय मिला होगा टैक्टिक्स डिजाइन करने का, और आने वाले समय में किस तरह से इस यहाँ पर भारत के लिए क्या क्या काम करना है। हर्ष जैन का एक सवाल है सभा भाई, और उनका ये पूछना है कि अगर वेंकटेश अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक नंबर 3 पे आके परफॉर्म करता है, क्या वो चैलेंज विराट कोहली के लिए रखेंगे जब विराट वापसी करेंगे T20 फॉर्मेट में? देखिए वो तो कठिन होगा, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पास 4 या 5 ओपनर्स हैं, तो एक चीज तो साफ है कि जो युवा प्लेयर्स को आपने चुना है उनको आपको डिफरेंट पोजीशंस पे खिलाना होगा। तो एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है इन क्रिकेटर्स के लिए या फिर टीम मैनेजमेंट के लिए भी, कि कहाँ पर इन यंगस्टर्स को आप सेटल करें, क्योंकि इनके पास वो जोश है, इनके पास वो जज्बा भी है, इनके पास वो एग्रेसिव अप्रोच जिसकी जरूरत है इस समय T20 में, वो भी है। पर राजीव, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देंगे तभी जो बोल्डनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो जो अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं, जो फियरलेस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो तभी सामने आएगा। अगर आपकी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी कि 11 मुझे जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल इस समय रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को ये करना है कि उनको हर एक खिलाड़ी को जिसको आपने चुना है उनको लंबे समय तक मौका दें। उनमें ये आप दर्शाएं कि आपको कोई भी ड्रॉप नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि आप एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जो एग्रेसिव अप्रोच है, उसके साथ आप मैदान में प्रदर्शन करें। तभी मुझे लगता है कि खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कसाट साहब का सवाल है, हालांकि ये सवाल मैं चाह रहा था कि ये सवाल कल आए हमारे पास, जब मैच शुरू होने से पहले हम सुबह बात करेंगे, लेकिन अब सवाल आ गया तो ले लेते हैं सभा भाई। उनका कहना है कि ओपनर से लोडेड है भारतीय टीम, ऐसे में क्या कुछ प्लेइंग 11 आप देख पा रहे हैं पहले T20 मैच में जो जयपुर में खेला जाएगा? इसके लिए बाय द वे मैं भी जा रहा हूँ कमेंट्री करने के लिए। हम और निखिल दोनों रहेंगे इस ये 3 T20 मुकाबले में कमेंट्री करने के लिए। तो ये सवाल तो लाजमी है, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं एक साथ कि किस तरह से इन सभी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि जितने आपने यंगस्टर्स को चुना है सबके सबको 11 में मौका मिले। आपको ये भी देखना होगा कि जो विश्व कप हुआ है वहां पर कौन से खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। अब जैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिलना चाहिए। ऋषभ पंत वहां पे मौजूद हैं, उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, 2 ओपनर्स हैं आपके पास, KL राहुल और रोहित शर्मा। नंबर 3 की जो जगह है मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को मिलनी चाहिए। नंबर 6 पे अगर आप किसी प्लेयर को खिलाना चाह रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को मौका मिले, क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुश्ताक अली टूर्नामेंट हुआ था लीग स्टेज दिल्ली में, वहां पर मैंने कई सारे मैचेस देखे MP के, और हर एक मैच में उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर गेंदबाजी की। वेंकटेश अय्यर ने अच्छी गेंदबाजी डाली, उनके पास अच्छा मिश्रण है। वहां पर ये एक विकल्प जरूर सामने आ सकता है रोहित शर्मा के लिए कि आप वेंकटेश अय्यर को नीचे लेकर खिलाएं और उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर MP के लिए जब खेलते थे तब वो मिडिल ऑर्डर में ही खेला करते थे। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक सवाल राजकुमार सर, पंख है, हालांकि लग रहा है थोड़ा अजीब सा नाम है, बट उनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है
वो रिजल्ट के मायने उतने नहीं रखते जितना प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस में कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि सीरीज जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना प्रोसेस इम्पोर्टेंट है? नहीं राजीव, यहाँ पर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा सीरीज जीतना, क्योंकि एक नया कप्तान है और नया ही कोच है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि ये दिखाना कि पहली सीरीज वो जरूर जीतें। तो प्रोसेस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और जैसा सबा ने भी कहा कि बहुत इंसिस्ट करते हैं राहुल इस बात पर, लेकिन यहाँ पर एक तरह से देखा जाएगा, एक नया चैलेंज है कप्तान के लिए भी और कोच के लिए भी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि एंड रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर सीरीज जीतना मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा प्रोसेस से। आपको क्या लगता है? भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि एक नया नया एक तरह से कहा जाए युग शुरू होगा जब एक अलग सी जोड़ी, इससे पहले बहुत एग्रेसिव जोड़ी थी शास्त्री और विराट की टी20 फॉर्मेट में, अब बहुत ही कूल काम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी। कैसे आप देखते हैं, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या सीरीज जीतना तो हर कोई चाहता ही है? मैं यहाँ पर पंक जी के साथ जाना चाहता हूँ राजीव। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम T20 में एक अलग प्रकार के आइडेंटिटी के साथ मैदान में उतरे और अपने ये छवि बनाने में, इस प्रोसेस को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। और अगर इस डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर आप ये श्रृंखला हार भी जाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए मैंने बार बार मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोच लिया है कि भारतीय टीम को इस तरह के ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ आगे बढ़ना है, आपने प्लेयर्स को चुन लिया है कि यही मेरे प्लेयर्स हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, और अगर उस प्रोसेस में अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, पर जब तक कि आप इनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जब तक कि आप इनको बैक नहीं करेंगे, वो आने वाले समय में आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है उनको पहले तो आप कम्युनिकेट करें कि भारत किस प्रकार की क्रिकेट खेलना चाह रहा है, T20 में जो परिवर्तन हुए हैं उसको आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए मैं वापस अपनी बात पे जा रहा हूँ। कई दिन पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स होते हैं उसको देखिए, जीतना तो जरूरी है। हर टीम जो मैदान में उतरती है जीतने का प्रयास करती है, पर बहुत जरूरी है कि आपने जो गोल बनाया है वो है गोल विश्व कप जीतने का नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में। उसके लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपने किस प्रकार के प्लेयर्स चुने हैं, उनको किस प्रकार की आपने सिक्योरिटी दी है। और अगर इस दरमियान आप मैच हार भी जाते हैं, श्रृंखला हार भी जाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भारत ऐसे भी क्वालिफाई कर चुका है नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए। बहुत जरूरी है कि आप सही पैटर्न चुने, सही प्रोसेस चुने, सही अप्रोच के साथ आप मैदान में उतरे और बेझिझक अपने प्लेयर्स को आप सपोर्ट करें, तभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। तो चलिए इसी अच्छे नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रवि शास्त्री के स्टेटमेंट पे बातचीत करेंगे और क्या कुछ और कॉम्बिनेशन को लेकर भारतीय टीम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this very special 150th episode of Advertising is Dead, Varun's in conversation with Pooja Dhingra, pastry chef, podcaster, and founder of Love 15 Patisserie. Do check out this episode for a look at her journey as a creator and entrepreneur. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Ravi Rahulaparthi, CEO and co-founder of Kapita Fintech. They discuss the problems when it comes to ESOPs, i.e. employee stock options. Facebook announced their rebranding and its ambitions on becoming a metaverse company. On Simplified, Tony, Chuck, and the others talk about what this means. On All Things Policy, Ruturaj Gowaikar and Aditya Parikh discuss the European Union's Arctic strategy. And on Say No to Drama, tune into episode Moodiness, My Birthright, as Chetna talks about how you can be as moody as you want to be. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात टीम कॉम्बिनेशन को लेकर राजकुमार सर बहुत हो रही है और सवाल भी बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। एक तो सवाल है कि रवि शास्त्री ने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, पहले उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि काफी सवाल आए। और बड़ा स्टेटमेंट रवि शास्त्री ने दिया कि विराट वनडे की भी कप्तानी नहीं करेंगे, वो रेड बॉल खेलना चाहते हैं सिर्फ। कैसे आप देखते हैं वो कि कप्तानी के बारे में जिस तरह रवि शास्त्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया? देखिए राजीव, अगर ऐसा होता तो वो पहले ही अनाउंस कर देते कि मैं व्हाइट बॉल से पूरा छोड़ दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि विराट का कोई ऐसा इरादा है। हाँ, वो अपना वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने जरूर T20 से
की कप्तानी छोड़ी है और आरसीबी के भी साथ में कप्तानी छोड़ी है कि जिससे वो अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता कि उनका ख्याल होता कि वो वनडे से भी छोड़ेंगे तो वो एक बार में ही अनाउंस करते। और मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी बहुत जरूरत है भारतीय टीम को विराट की कप्तानी की, वनडे क्रिकेट में भी। टेस्ट क्रिकेट में तो जरूरत है ही, लेकिन हाँ, वनडे क्रिकेट में भी अभी बहुत जरूरत है भारतीय टीम को उनकी कप्तानी की, क्योंकि बहुत स्टेबल अभी भारतीय वनडे टीम भी नहीं है। और जिस तरह की प्रोग्रेस विराट के अंडर भारतीय टीम ने की है, तो मुझे लगता है कि अभी काफी लंबे दूरी तक जाना है भारतीय टीम को अगले विश्व कप में भारत को जीतना है। तो क्या एक चांस ले रहे हैं राजकुमार सर? आपको लग रहा है 2023 वर्ल्ड कप तक विराट करना चाहते हैं कप्तानी? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी यही था कि जाते जाते एक वर्ल्ड कप जीत जाए और फिर अंत में जाके वो 2011 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर बने। अब एज अ कैप्टन आपको लग रहा है एक चाह तो है विराट के अंदर कि वो वर्ल्ड कप एक जीते? क्या आपको लग रहा है ये एक चाह जो है इनको ड्राइव कर रही है बार बार कि 2023 से कप्तानी करें वनडे की? ऐसा नहीं है राजीव, ये देखिए एक मिसिंग चीज तो है जरूर विराट के कैरियर में कि वो आईसीसी का वर्ल्ड कप या आईसीसी की चैंपियनशिप नहीं जीते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन है वो। जो उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं, जो कुछ उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, तो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन कोई भी कप्तान चाहता है कि उसकी कप्तानी में उसकी टीम वर्ल्ड कप जीते या बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का जीते। तो मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कि वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि भारतीय टीम को ज्यादा जरूरत है उनकी, वो कैरी ऑन करना चाहेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो उन्होंने बिल्ड की है और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, भले ही आप फिटनेस लेवल से देख लें या मेंटली प्रिपरेशन उनकी देख लें प्लेयर्स की। तो एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल में जो भारतीय क्रिकेटर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट रही पहले के क्रिकेटर्स से। और जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में 4 साल में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है वो बहुत ही लाजवाब है। और कई जगह हमने देखा कि हम 1-0 से पिछड़ रहे थे सीरीज में, ओवरसीज सीरीज में, वहां से भारत ने वापसी की। तो ये दिखाता है कि एक अब ये इस टीम में कैरेक्टर है, इस टीम में वो भूख है कि अच्छा करने की, और इसका बहुत कुछ कोच और कप्तान को जाता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि भारतीय क्रिकेट को अभी जरूरत है विराट कोहली को कि वो वनडे क्रिकेट में अभी लीड करें भारत को। रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया था सभा भाई, वहां से संपर्क टूट गया था और मैं उसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर चर्चा कर रहा था राजकुमार सर से। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है क्योंकि हेड कोच रहे हैं रवि शास्त्री और थोड़ी दिन पहले उन्होंने अभी भारतीय टीम का साथ छोड़ा है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आके कह रहे हैं कि विराट वनडे की कप्तानी हो सकता है ना करें आगे, तो कुछ ना कुछ संकेत विराट ने दिए होंगे रवि शास्त्री को, लेकिन राजकुमार सर तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। पर इस तरह की बात उन्होंने क्यों की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डिसीजन है ये विराट कोहली का होना चाहिए। और अगर उन्होंने बात की भी है रवि शास्त्री के साथ तो फिर इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाकर बोलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। क्योंकि ये निर्णय कि विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में कप्तानी करना है कि नहीं, ये निर्भर करता है विराट कोहली के ऊपर और खुद बीसीसीआई के ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर चयनकर्ताओं को ये लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक सेपरेट कैप्टन होना चाहिए और रेड बॉल क्रिकेट के लिए एक और कैप्टन होना चाहिए, तब उस तरह की का जो कम्युनिकेशन है, उस तरह का डिस्कशन जो है वो विराट कोहली के साथ करना चाहिए आपको। क्योंकि विराट के लिए निस्संदेह अभी भी रेड बॉल क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हैं भारत के लिए। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, जिस तरह के वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, ये नहीं ना ही केवल भारत के लिए अच्छा है पर इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए या फिर इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर चयनकर्ताओं की सोच कुछ अलग है तो फिर उसके बारे में बात होनी चाहिए विराट कोहली से। नहीं, राजकुमार से थोड़ा हैरान आप भी हुए कि रवि शास्त्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आगे और तब दे रहे जब उन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात विराट ने की होगी या ऐसा कोई अंदेशा करेंगे तो होगा। आपसे करेंगे, रवि शास्त्री से क्यों करेंगे वो? नहीं राजकुमार, बात वो नहीं, अगर बात हुई भी है तो फिर इसको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बोलने की जरूरत क्या थी? डेफिनेटली कोई जरूरत भी नहीं है। और रवि शास्त्री ने ये कयास लगाया कि वो छोड़ सकते हैं, तो विराट ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। विराट देखिए काफी इमोशनल क्रिकेटर है और कई बार गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है वो, लेकिन ही डजंट मीन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा या उनका ऐसा कोई नजरिया रहा होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो ये डिसीजन जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले लिया है उसमें वो वनडे की भी कप्तानी ऐड कर सकते थे। तो ऐसा मुझे नहीं दिखता कि कोई उनका सोच है या ऐसा वो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं।
आपको लग रहा है राजकुमार सर, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कप्तानी करनी चाहिए उनको वनडे क्रिकेट में अभी आगे? डेफिनेटली उन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं तमाम करनी चाहिए कि तमाम जो विराट को क्रिकेट जरूरत है। एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी पे बहुत असर आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, जितने उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो उतना उसको एक्सेप्ट करते हैं। ही लाइक चैलेंजेस। और ये हमने देखा है कि अगर जब वो कप्तान नहीं थे, राजीव, अगर उनके रिकॉर्ड्स पहले के उठा के देखें और जब वो कप्तान बने हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो वो दर्शाता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो चैलेंजेस को पसंद करता है, जिम्मेदारी लेना जानता है और जिम्मेदारी निभाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी अगले वर्ल्ड कप तक भारत को जरूरत है विराट कोहली की कप्तानी की। और मुझे नहीं लगता कि उसमें चेंजेस होने चाहिए या चेंजेस होंगे भी, क्योंकि चयनकर्ता भी भली भांति जानते हैं कि उनका कोई ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है भारत के पास। और क्योंकि वो इतने सफल कप्तान हैं, सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतने से आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले वर्ल्ड कप तक वही भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे वनडे क्रिकेट में। सभा भाई, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इस पे? मुझे लगता है कि दो फॉर्मेट में दो कप्तान के साथ बहुत कठिन होता है टीम को आगे लेकर जाना। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि जनरली अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि T20 में भी मल्टी फॉर्मेट प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देख ले, न्यूजीलैंड को देखें, या फिर भारत को ही क्यों ना देखें, या फिर आप पाकिस्तान को देख लें। जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो अब विश्वास दिखा रही हैं ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जिनका बेस स्ट्रांग हो, जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिनकी सही टेक्निक है। वही उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में वो T20 क्रिकेट में भी अच्छा कर सकते हैं। और इन सभी टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट ने भी अपने गेम को रीइन्वेंट किया है, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो, बल्लेबाजी क्यों ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये बहुत जरूरी है कि एक नई सिरे की सोच के साथ आप मैदान में उतरें। और उस सोच के लिए बहुत जरूरी है कि आप दो कप्तान के साथ दो फॉर्मेट में, जो बिग फॉर्मेट है, उसमें आप लेकर जाएं। तो मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैचेस में निसंदेह विराट कोहली, और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा। और मुझे लगता है कि तब फायदा ये होता है कि जो टीम मैनेजमेंट है उसको आसानी होती है तैयारी करने में, उसको आसानी होती है इश्यूज को एड्रेस करने में, उसको आसानी होती है इंट्रोस्पेक्शन में। और फिर एक और फायदा होता है जो विराट कोहली अगर हम लोग ये मान लें कि विराट कोहली सिर्फ एक रेड बॉल क्रिकेट के कैप्टन है इस समय, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाइट बॉल में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ आदमी सीख लेता है। तो राहुल द्रविड़, मुझे लगता है, या फिर रोहित शर्मा, उनकी भी कोशिश यही होगी कि जितना अनुभव, जितना एक्सपीरियंस है विराट के पास, वो बहुत कुछ दे सकते हैं एक प्लेइंग मेंबर के नाते भी। और यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, क्लैरिटी ऑफ अप्रोच के लिए बहुत जरूरी है कि आप व्हाइट बॉल और रेड बॉल में दो अलग अलग कप्तानों के साथ मैदान में उतरे। राजकुमार सर, सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। कसाट साहब का सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट को लेके आए, क्योंकि आप दिल्ली टीम के हेड कोच हैं, और उनका सवाल है कि नॉकआउट मैचेस शुरू हो रहे हैं आज से। आपके लिए सबसे बड़ा दावेदार कौन लग रहा है सैयद मुश्ताक अली जीतने का? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आमतौर पर आदमी का ध्यान जाता नहीं। सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए कि दिल्ली टीम इतनी ज्यादा तो स्ट्रांग थी जिसके आप कोच थे, दिल्ली टीम क्वालिफाई क्यों नहीं की? ये दिल्ली वालों का सवाल है। नहीं, ये वही सवाल है सबा, जैसे कि सभी भारतीयों का सवाल है कि भारत T20 के सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंचा। तो उसी तरह का ये सवाल है कि दिल्ली क्यों नहीं क्वालिफाई की। बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हम लोग, और एक खराब ओवर मैं कहूंगा से हम क्वालिफाई करते हुए रह गए। बट टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय बॉयज की वो शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। हम एट द ट्रॉट 3 मैचेस जीते और अच्छी टीमों को हमने हराया, बट एक वन बैड डे या वन ऑफ ओवर, और उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अभी अगर आप देखें, कोई भी टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है, और वही देखने को मिला है। हैदराबाद एक बहुत ही ऐसी टीम थी जो अंडरडॉग्स थे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस पूल में, हमारे पूल में, उन्होंने सारे ही मैचेस जीत के सबको सरप्राइज किया। तो बहुत बड़े स्टार्स नहीं खेल रहे थे उनके, लेकिन बहुत बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेली। तो इसलिए मेरा मानना है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कोई भी किसी को सरप्राइज कर सकता है। और बड़ी से बड़ी टीमें अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं की हैं, काफी बड़ी टीमें जिनके काफी बड़े नाम हैं। तो इसमें ये प्रेडिक्ट करना कि ये चैंपियन होगा काफी मुश्किल काम है। सभा भाई, वसंत नारायण जी का एक सवाल है, और ये बड़ा अच्छा सवाल है इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि नई टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्लेयर्स को एश्योरेंस देना कि आपकी जगह पक्की है। क्या ये एश्योरेंस राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दे पाएंगे?
जो थोड़ी बहुत मिसिंग थी पिछले रिजीम, हमने देखा रवि शास्त्री और विराट का। क्या ये सिक्योर कर पाएंगे जो युवा खिलाड़ी हैं टीम के साथ? देखिए, अलग अलग रिजीम के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, और वसंत के बात से मैं सहमत हूँ, और मैंने भी इसी बारे में चर्चा भी की थी कि अगर आप सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, प्लेयर्स को कंटिन्यूटी रखेंगे टीम में, तभी वो खिलाड़ी आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर प्लेयर्स को लगे कि उनकी टीम में जगह है और वो अपने हिसाब से खेल सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये नए प्लेयर्स को टीम में हम लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरह की गेम खेली है आईपीएल में या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो बहुत जरूरी है कि उस तरह की गेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर आना, तभी वो टीम के लिए काम आएंगे। तो उस तरह की गेम को लाने के लिए आपको उस प्रकार की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ताकि प्लेयर्स खुलकर अपना जौहर दिखाएं, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में क्यों ना हो। अगर आप वो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में खेलेंगे, अगर उनको ये लगता रहेगा कि पता नहीं, अगर हम बोल्ड क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, अगर हम जल्दी आउट हो गए तो हो सकता है मुझे जगह ना मिले नेक्स्ट मैच में। तो ये सबसे बड़ा काम यही है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का, कि उस तरह की सिक्योरिटी आप टीम को दें, प्लेयर्स को दें, तभी आपके लिए वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है राजकुमार सर, ये सवाल आता है कि आपको कभी फील हुआ, अब तो विराट के साथ बहुत बचपन से काम कर रहे हैं, कि सिक्योर नहीं थे खिलाड़ी? ये बड़ा इन दिनों लाइन आती है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई इनसिक्योर थे प्लेयर्स जो विराट और रवि शास्त्री थे, उनकी जगह पक्की नहीं थी? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि कप्तानी छोड़ने के बाद शायद विराट के ये क्वेश्चंस आने लगे हैं। उससे पहले कोई ऐसी बातें नहीं करता था। और ये हमेशा होता है, जब भी कोई कप्तान जाता है तो उसको बाद में उसको असेस किया जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने ऐसा किया या कोच ने ऐसा किया। लेकिन अगर आप पहले देखें तो किसी ने भी आज तक ये क्वेश्चन नहीं उठाया था कि प्लेयर्स अनसिक्योर थे। और ये जरूर था कि विराट बिलीव करते थे कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में, कि जैसी कंडीशंस है उस हिसाब से उन्होंने प्लेयर्स को खिलाया, लेकिन इनसिक्योरिटी कभी नहीं होने दी। अगर आप देखें, इतनी लॉन्ग रोप्स मिली हैं प्लेयर्स को। आप ऋषभ पंत को देखिए, आप केएल राहुल को देखिए, आप एक दो बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। और कुछ और ऐसे प्लेयर हैं जिनको विराट ने इतनी लॉन्ग रोप दी कि जो आज उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें बाद में आफ्टर थॉट्स होते हैं, जब आप कप्तानी नहीं कर रहे होते या आप कप्तानी छोड़ देते हैं। तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि आप हार्दिक पांड्या को इतनी लॉन्ग रोप क्यों देते हैं, आप बाकी प्लेयर्स के साथ इतना परसिस्ट क्यों करते हैं। तो ये सब बातें बाद में उठती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना सिक्योर एनवायरनमेंट इन दोनों के टेन्योर में था, वैसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और अच्छी बात होगी अगर राहुल, क्योंकि एक बहुत मैच्योर और बहुत काम इंसान है वो, और बहुत अच्छा उनको तजुर्बा है, अगर वो ऐसा एनवायरनमेंट और इससे अच्छा वो दें ड्रेसिंग रूम में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं राजकुमार सर और सभा भाई की ये जो नई जोड़ी आई है वो कुछ चमत्कार करे, और चमत्कार के साथ साथ जो एक बात चली कि युवा खिलाड़ियों को कैसे भरोसा दिया जाए। जो विराट ने जो काम किया, रवि शास्त्री ने काम किया, उस काम को आगे बढ़ाए। यहाँ पे क्रिटिसाइज मुझे लग रहा है करना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अचीव किया रवि शास्त्री और विराट ने भी, और उस काम को आगे बढ़ाने का काम रोहित शर्मा और अगर राहुल द्रविड़ करते हैं तो शायद फैंस भी बहुत खुश होंगे, और यहाँ से भारतीय क्रिकेट का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह जुड़ सकते हैं 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव उमेश मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल भेजने के लिए। What if you could relive some of the biggest and most public feuds in Indian corporate history? Peer back through the window of time to see who among HUL or Nirma stood on top. Or who was more dominant between Tata Motors and Maruti Suzuki? Tune in with me, Ambi Parmeshwaran. And me, Anupam Gupta, on Bank of Baroda presents The Last Brand Standing, where we talk about two brands vying for the top position and what their journeys were. Every Tuesday on the IVM Podcast app or website, or wherever you get your podcast from.
Do you like true crime stories? Do you like to learn about the people behind some horrible, awful crimes? More specifically, women that may have committed these crimes. Actually, Indian criminals that are women? Then we'd like to welcome you to our podcast, Misconduct. My name is Raghavi. And I am Nisha. We cover themes like murder, dacoity, drug trafficking, financial fraud, kidnapping, and many more. You can catch us every Wednesday on the IVM Podcast Network or wherever you get your podcast.